और इस वक्त पीएफआई मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दोहा की संस्था फंडिंग कर रही थी, तो ये बड़ा खुलासा पीएफआई मामले को लेकर, दोहा की संस्था इसकी फंडिंग कर रही थी। रास लाफेल संस्था फंडिंग कर रही थी, टैलेंट सर्च के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। संस्था के पेन इंडिया मूवमेंट का इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम स्कूल कॉलेजों में फंडिंग की जा रही थी, मुस्लिम बच्चों का यहां पर ब्रेन वॉश किया जाता था, मुस्लिम बच्चों के मन में नफरत भरने की यहां पर तैयारी चल रही थी। युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी, परंपरागत और फायर आर्म्स की भी यहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। बंद कमरे में फायर आर्म्स की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। बच्चों के मन में नफरत फैलाई जाती थी, नफरत भरी जाती थी। युवाओं को हथियार की यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। खासकर जो मुस्लिम युवा है, जो कि पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, जो कि स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। बंद कमरे में आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये भी आपको जानकारी देते चले कि बंद कमरे में फायर आर्म्स की ट्रेनिंग के साथ ही आर्टिफिशियल ह्यूमन एनाटॉमी से भी यहां पर इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। किस अंग पर वार करने पर जल्द मौत होगी, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दोहा की रास लाफेल संस्था के पेन इंडिया मूवमेंट का यहां पर खुलासा हुआ है। मुस्लिम स्कूल और कॉलेजों में टैलेंट सर्च के बहाने साजिश रची जाती थी। स्कूल और कॉलेजों के मुस्लिम बच्चों को ब्रेन वॉश करने की यहां पर तैयारी थी। मुस्लिम बच्चों के मन में देश के खिलाफ नफरत भरने की भी यहां पर तैयारी थी। दोहा की संस्था रास लाफेल पीएफआई को फंडिंग करती है और पीएफआई के एक और खतरनाक मॉड्यूल का इस वक्त खुलासा हुआ है। चाकू हसिया की भी ट्रेनिंग के साथ ही फायर आर्म्स की भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। मैदानों में परंपरागत रूप से ये ट्रेनिंग दी जाती थी। हथियारों की ट्रेनिंग बंद कमरे में दी जाती थी, साथ ही फायर आर्म्स की ट्रेनिंग के साथ ही आर्टिफिशियल ह्यूमन एनाटॉमी से भी ट्रेनिंग दी जाती थी। किस अंग पर वार करके जल्द मौत होगी, इसकी तमाम ट्रेनिंग दी जाती थी। तो पीएफआई मामले में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। रास लाफेल संस्था इसकी फंडिंग करती थी, टैलेंट सर्च के नाम पर फंडिंग की जाती थी। और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। मांझी ने कहा कि कानून लाने के बावजूद बिहार में शराब की बिक्री और पीने वालों पर कोई खास असर नहीं हुआ है। मांझी ने दावा किया कि इस कानून से गरीब तबके के लोग ज्यादा फंस रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो रात में शराब पीकर मस्त हो जाते हैं। अगर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाए तो 50% से ज्यादा लोग शराब के नशे में निकलेंगे। के बावजूद भी शराब की बिक्री और शराब का कंजप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसके लिए और शराब बंद होनी चाहिए। शराब से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन व्यसन के रूप में लेकर के ऐसा लोग करते हैं और उस पर कड़ाई होती है, तो जो पदाधिकारी हैं बीच में आड़े हाथ ले लेते हैं। वो गरीब लोगों को पकड़ते हैं, अमीर जो हजारों हजार कार्टून में खेलते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं। या यहाँ भी बड़े आदमी हैं जो रात में पीते हैं। अगर 11 बजे रात के बाद अगर मुंह में ब्रेथनाइजर लगाया जाएगा तो 50% जरूर पिए हुए नजर आएंगे। तो वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में दल बदल का बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि उन्होंने संख्या के बारे में खुलासा करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि समय का इंतजार करना होगा। ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है। तो कौन संपर्क में है, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है। देखिए, एनडीए की प्रत्याशी इतनी अच्छी प्रत्याशी थी, एक तो महिला और आदिवासी समाज से, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों का मन होगा उनको वोट देने के लिए। कुछ लोगों ने दल की सीमा के अंतर्गत वोट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है, तो उसके चलते ऐसी स्थिति है।
वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू विधायकों के साथ जेडीयू दफ्तर में बैठक की। इस बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही पार्टी मजबूत होती है, लिहाजा ये बैठक बेहद जरूरी है। पार्टी का जो भी संगठन से संबंधित सुझाव था कि भाई जिला अध्यक्ष को और ये क्या मजबूती के साथ और बूथ स्तर पर हम लोग काम करें, ताकि पूरा जो भी हम लोग का जो भी चुनाव हम लोग लड़े मजबूती के साथ लड़े और चुनाव में हम लोग पूरे बड़े मार्जिन के साथ और पूरे बहुमत के साथ। इस टाइप का हम लोग का था कि भाई हम लोग बूथ स्तर पे काम करें। सब पार्टी चाहेंगे नहीं कि हम अपनी पावर को मजबूत करें, तो वही आप 24 और 25 में हम लोग जो आप चुनाव लड़ेंगे तो अपना बूथ स्तर पर उसको मजबूत करने के लिए हम लोग को मीटिंग बुलाया गया। आपने भी कुछ सुझाव दिया, आपसे कुछ पूछा है, सुझाव भी मांगा गया है? हाँ, मांगा गया कि आप कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से संगठन को मजबूत करना है, तो बस वही सब बात हुई और हम बोले बूथ स्तर पर हम लोग मजबूत करेंगे, महिलाओं को जोड़ना है। इस संगठन के बारे में हम लोग को कहा गया है कि संगठन का जो विस्तार करना है, विभिन्न संगठन है उस पर चर्चा हुई है और संगठन के विस्तार पर बात करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया। और कुछ पूछा गया आप लोग से? नहीं, कोई वैसा बात नहीं है, सिर्फ संगठन के मामला था, उस संगठन के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। 30 और 31 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होने जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार प्रभारी भिक्खू भाई दलसनिया, डिप्टी सीएम रेणु देवी मौजूद रहीं। बैठक को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ऐसा पहला मौका होगा जब सभी मोर्चे के लोग बिहार में आएंगे, जिसमें सरकार की नीतियों योजनाओं पर विचार किया जाएगा और संगठन के लिए रणनीति बनाई जाएगी। ऐसा प्रयोग होगा कि जब मोर्चा के लोग बिहार में आएंगे, 30-31 को बैठक होगी, उसके पहले 28 और 29 को उनका 200 विधानसभा में प्रवास होगा और वो जाकर करके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके साथ बैठकें करेंगे विधानसभा में और पूरा फीडबैक लेंगे सरकार के नीतियों का, सरकार की योजनाओं का, सरकार के किए गए कामों का, इन सब के आधार पर। और उसके बाद बैठकें होगी, उन बैठक में रणनीति बनेगी। वही देखिए, हरियाणा के सोनीपत में गुरुवार को संदिग्ध अवस्था में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को उनके पैतृक आवास मधेपुरा के साहूगढ़ ले जाया गया, जिसके बाद वहां पर कोहराम मच गया। पूरा गांव मजदूरों के शव को देखकर चीख पुकार मचा रहा था। बताया जा रहा है कि सोनीपत से फोन आया कि दोनों की तबीयत बेहद खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतक रिश्ते में चाचा और भतीजा हैं। 21 साल के ब्रजेश की एक साल पहले ही शादी हुई थी। वहीं दूसरे मृतक राजा ठाकुर की 4 बेटी और 2 बेटा हैं। एक बेटी की शादी होने ही वाली थी। एक ही परिवार में 2 मौत से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। सब आदमी, दोनों चाचा भतीजा, अचानक सुबह में मैंने वहाँ से खबर आया कि तबीयत खराब है, ले जाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही वहीं का दम टूट गया। तो भगवान ने क्या हुआ, हार्ट अटैक किया, क्या किया नहीं किया, ये तो हम लोगों को पता नहीं। तो डॉक्टर जो इलाज किया होगा वही बताएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर दारोगा और सिपाही की पिटाई का मामला सामने आया है। युवक ने ट्रैफिक दारोगा को यहां पर पीटा है। पिटाई से दारोगा का सिर फट गया है। 2 सिपाही को भी यहां पर गंभीर चोट आई है। कोतवाली पुलिस ने हालांकि युवक को पकड़ लिया है। गिरफ्तार युवक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। विमेंस कॉलेज मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जाम लगा हुआ था, हटा रहे थे, उसको हटाया, वही चाह रहा था, काहे हटा दिए हमको। उसके बाद अटैक कर दिया कहेंगे। हम यही खड़ा रहेंगे, आपको क्या दिक्कत है? लाठी लेके घूमते रहता है हमेशा घूमता है सबसे लगे। करता क्या पता चला कुछ? करता क्या, ऐसे घूमता है, करता क्या नहीं पता। और जब भी हमको देखते हैं मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो तुम सरकारी काम में बाधा डालोगे? ये हमको जीने नहीं देंगे। हमारे पास ना रहने का है ना खाने का है। हाँ। और ये बात जानते हुए भी ये हमको बोलते हैं घर चले जाओ। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा केस दायर किया। अरे यार, तुम ऐसे मारोगे? तो हमको कितना 4 बर्दे किए, ब्लेड मरवाए हैं, ब्लेड मारा हुआ है, बोतल फोड़ के मारे हैं। क्या घायल है वो सर? मैंने घर में पूरा घायल है। तो अब क्या मामला दर्ज हो रहा है? जेल भेजिएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।